जय हिंद दोस्तों, उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत सही चल रही होगी। हिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें अभी मैं टॉपिक नहीं लेके आ पा रहा हूँ कुछ कारणों से, तो मैं आपको लगातार ये क्विज़ के क्वेश्चन दे रहा हूँ जो पुराने एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अभी तक एसएससी के क्वेश्चनों को हम देख रहे हैं। ये बहुत अच्छे हिस्ट्री के क्वेश्चन है, इनको आप प्रैक्टिस करिए, इनका अभ्यास करिए, देखिए आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दूँगा क्योंकि हमारा काम कोई क्विज सॉल्व करना अभी नहीं है। हमारा काम है कि जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको हमको रिकॉल करना है, अपने माइंड पे प्रेशर डालना है, अपने न्यूरॉन्स के जो पाथवेज रास्ते बने होते हैं उनको वापस एक्टिवेट करना है, क्योंकि चीज़ें जितनी पड़ी हुई हैं सब दिमाग में होती हैं। ठीक है, तो दिमाग पे जोर डाल के हमें उनको लेके आना है। तो आपके सामने क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, अब 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज द फर्स्ट टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इनमें से मतलब जो भी ये हमको ये बताना है कि स्वतंत्रता के बाद वो पहला कौन सा संघ शासित प्रदेश था जो भारत का हिस्सा बना। तो जैसे आपके पास पुडुचेरी है, दादरा नागर हवेली है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, सिक्किम है, गोवा है। तो सिक्किम तो खैर अब राज्य बन चुका है, लेकिन एक ऑप्शन में आपके पास ये भी दिया गया था। जब मैं इस क्वेश्चन को देख रहा था तो वहाँ पे हमारे पास पुडुचेरी, दादरा नागर हवेली, सिक्किम और गोवा था। तो अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो देखिए, आपको पता होगा कि ये जो हमारा सबसे पहली जो टेरिटरी बनी थी जो स्वतंत्रता के बाद जो भारत का हिस्सा बनी थी, तो वो कौन थी? वो दादरा और नागर हवेली थी। ठीक है ना। तो दादरा और नागर हवेली जो है 1954 में ये भारत का हिस्सा बनी थी। तो यहाँ पर पुर्तगाली लोग थे। ठीक है। तो वैसे तो पुर्तगाली बहुत आखिरी में गए थे, लेकिन इस टेरिटरी, ये वाली टेरिटरी हमारे पास आ गई थी 1954 में। 47 में देश आज़ाद हुआ और 54 में हमारे पास ये टेरिटरी आ गई। ठीक है, ये टेरिटरी बन गई थी। चलिए हम फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इंट्रोड्यूस्ड अ कोड विच प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। किस गवर्नर जनरल ने एक ऐसा कोड दिया जिसके तहत जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, जो रेवेन्यू प्रशासन होता है, उसको जुडिशियल प्रशासन, न्यायिक प्रशासन से अलग किया, यानी कि रेवेन्यू को जुडिशरी से अलग कर दिया। तो आपको रिकॉल करना है किसने किया था ये काम। अब देखिए, अगर आप कॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि ये काम किया था कॉर्नवालिस कोड भी दिया था। उसने कलेक्टर के फंक्शन, जो पहले से कलेक्टर था उसके पास मजिस्ट्रेट वाले काम भी थे, तो वो मतलब फिनेंशियल, उसके ऊपर फिनेंशियल काम भी था जो वो रेवेन्यू सिस्टम को देखता था, और इसके अलावा वो क्या कहते हैं जुडिशियल सिस्टम को भी देखता था। लेकिन ये कॉर्नवालिस ने इसको अलग अलग कर दिया था। ठीक है ना। तो उसने फिनेंशियल यानी कि रेवेन्यू और जुडिशियल फंक्शन जो कलेक्टर के पास थे उनको अलग कर दिया। ठीक है। और एक सिविल कोर्ट की स्थापना की हर ज़िले में। ठीक है ना। तो उसमें एक जज होता था, एक रजिस्ट्रार होता था, तो केस वगैरह को देखने के लिए। तो ये काम किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कौन सा गवर्नर जनरल, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1772 इंट्रोड्यूस टू कोर्ट्स इन ईच डिस्ट्रिक्ट, अ क्रिमिनल कोर्ट फौजदारी अदालत एंड अ सिविल कोर्ट दीवानी अदालत। तो 1772 में किस गवर्नर जनरल ने हर जिले में दो न्यायालयों की स्थापना करी? एक तो क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम फौजदारी अदालत कहते हैं, और एक सिविल कोर्ट जिसको हम दीवानी अदालत कहते हैं। तो ये आपको बताना है ये काम किसने किया। तो जब आप लॉर्ड गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये काम वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। ठीक है। तो 1772 में से एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, हर ज़िले में इसने एक दीवानी अदालत और एक फौजदारी अदालत की स्थापना करी। ठीक है ना। तो जो दीवानी अदालत थी वो कलेक्टर के अंतर्गत अंतर्गत होती थी। ठीक है। तो जो दीवानी अदालत थी उसमें क्या होता था, जो कलेक्टर था वो बैठता था, वो मतलब वो प्रिसाइड ओवर करता था। ठीक है। और जो फौजदारी अदालत होती है उसमें काजी और मुफ्ती, जो मौलवी, ये लोग होते थे, ये बैठते थे। तो इनकी मदद से वो अदालत चलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। ये प्रश्न दिया गया है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई, सालबाई की संधि किस सन में हुई थी? तो आपको पता होना चाहिए सालबाई की संधि है क्या। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले तो सालबाई की संधि कब हुई। सालबाई की संधि, जो हमारे प्रश्न का जवाब है, सालबाई की जो संधि हुई वो मराठा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कब हुई? 1782 में। ठीक है ना। और ये किसके परिणाम स्वरूप हुई? तो जब पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ था
फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप ये सालबाई की संधि हुई थी। तो ये आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे आपके सामने सालबाई की संधि आई तो आपको तुरंत एंग्लो मराठा युद्ध पढ़ना है। तो सबसे पहला एंग्लो मराठा वॉर कब हुआ था, 1775 से लेकर 1782 तक, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। तो आपको अब कभी टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। तो आपको एक एक क्रम चला था ना, जब अंग्रेजों ने देखा था कि यार मराठा जो है दक्कन में ये उभरते पावर बनी, तो फिर इन्होंने धीरे धीरे सबको ख़त्म किया ना। मराठाओं को किया, राजपूतों को किया, ये नीचे टीपू सुल्तान इन लोगों को किया, फ्रेंच जो इनके प्रतिद्वंदी थे उनको किया। तो अलग अलग युद्ध लड़े इन्होंने। तो जब ये मराठाओं के पास है तो पहले युद्ध में 1775 से लेकर 82 तक जो पहला युद्ध चला उसका अंत जो है सालबाई की संधि के साथ हुआ, ठीक है ना। तो उस ट्रीटी जो वो संधि हुई थी उसके अनुसार जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिशरों ने क्या किया, माधवराव नारायण जो थे उसको मराठा एम्पायर का पेशवा माना, उसको मान्यता दी मराठा एम्पायर के पेशवा की। किसको, माधव राय नारायण को, ठीक है ना। तो हमारा ये हो गया। और 1782 में युद्ध खत्म हुआ, तो फिर युद्ध खत्म ही ट्रीटी ऑफ सलबाई से हुआ था, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डेथ ऑफ अलीवर्दी खान, 1756। तो बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खान 1756 में। उसके बाद कौन बना, तो अलीवर्दी खान के बाद उसका तरुण नाती सिराजुद्दौला बना, ठीक है। सिराजुद्दौला जो था 23 साल की उम्र में नवाब बन गया था। और आपको पता ही है उसके बाद क्या कहानी हुई थी। फिर प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध में मीर जाफर ने उसको धोखा दे दिया, ठीक है ना। तो ये अंतिम जो है इंडिपेंडेंट नवाब बंगाल का था। फिर युद्ध हो गया, फिर युद्ध के बाद तो फिर वो मीर कासिम, मीर जाफ़र, इन्हीं सब लोगों का दौर चलता रहा। तो आपको तुरंत याद रखना। अब तुरंत यहाँ से रिकॉल करना है, छोटी छोटी चीज़ों को हमको रिकॉल करते रहना है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, 1757 में, ठीक है। आपको ऐसे याद करते रहना है, आपको दिमाग को बार 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 एक्टिवेट रखना है। यही इस सीरीज़ का वो भी है, क्वेश्चन तो करना ही है साथ साथ में आपको, तभी तो मैं ऑप्शन ही दे रहा हूँ, आपको खुद रिकॉल करना है। अब प्रश्न है, हु रूल्ड मैसूर अंडर अ सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि के बाद के तौर पे विद द ब्रिटिश आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। अच्छा, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ जो आपको पता ही होगा, ये आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहे थे। चौथे युद्ध में फिर टीपू की मृत्यु हो गई थी तो फिर उसके बाद समाप्त हो गया टीपू का साम्राज्य। तो फिर अब दिमाग में एक प्रश्न उठता है, और आपने पढ़ा भी होगा, अच्छे से अगर पढ़ा होगा, तो उसके बाद किसको स्थापित किया। तो पहले जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, वो समाप्त हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, टीपू सुल्तान तो ख़त्म हो गया, और जो मैसूर है वो वापस उसको रिस्टोर कर दिया। तो उसमें पहले जो डायनेस्टी हुआ करती थी वोडियार डायनेस्टी, ठीक है, तो उसको वापस उसमें रिस्टोर मतलब वापस उसी को रख दिया, ठीक है ना। तो और ये सहायक संधि के तौर पे हुआ था, ऐसा है वोडियार डायनेस्टी को पूरा स्वतंत्रता दे दी गई थी, नहीं, वही अंग्रेजों की सहायक संधि के तौर पे, बस वो वोडियार डायनेस्टी एक किस्म से पपेट जैसा वहाँ पे शासन करने लगे कि भाई तुम प्रशासन संभालो, बाकी मौज हम लेंगे। अगला प्रश्न है, एडविन लुटियंस। देखिए ये जो एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर आर टू आर्किटेक्ट्स क्रेडिटेड टू हैव डिजाइन द सिटी ऑफ। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को किस शहर को डिज़ाइन करने का श्रेय जाता है। ये प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, एसएससी सीएपीएफ एसआई में ये प्रश्न पूछा गया है 2019 में। लेकिन ये प्रश्न आपका 2008 के समय भी ये प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न आपका 2008 के एसएससी के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। उस टाइम पे मैंने ये एसएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा था 2008 में, सॉरी 2009 में ये क्वेश्चन आया था। 2009 में कोई एग्ज़ाम हुआ था 2009 के साल में, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था। 2009 में भी प्रश्न आया हुआ था, उस समय आया था कि दिल्ली का आर्किटेक्ट कौन था, ठीक है। तो ये था एडविन लुटियंस। तो ये इसने कौन सा शहर का वो किया था, नई दिल्ली का, ठीक है ना, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज बीटन बाई ब्रिटिशर्स इन 1799 वॉर ऑफ श्रीरंगपट्टनम। अभी हमने पीछे पढ़ा, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध हुआ, उसमें कौन मारा गया, टीपू सुल्तान, ठीक है ना। तो आपको पता ही होगा, हीरोइक डेथ मरा था वो भी लड़ते लड़ते। उसके बाद फिर वोडियार वंश को वहाँ पर स्थापित कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लीव्स किसके द्वारा दी गई थी, तो बहुत कॉमन है, आप सबको पता है डॉक्ट्राइन ऑफ लॉ, फेमस, जिसे कुछ कुछ गवर्नर जनरलों का कुछ कुछ काम बड़ा फेमस है ना,
जैसे सती प्रथा, विलियम बेंटी, कॉर्नवालिस कोड, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, सहायक संधि, सब आपको पता ही है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स जो है विलय, इसको हिंदी में विलय पगत सिद्धांत करके बोलते हैं, जहाँ पर मतलब राज्यों का विलय हो जाता था। तो वो किसने दिया था डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स? लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, सर्वप्रथम इस नीति के तहत सर्वप्रथम इसने सतारा को लपेट लिया एक किस्म से, ठीक है ना। तो सतारा को एक्वायर कर लिया, जो महाराष्ट्र का जो सतारा है 1848 में, उसको एक्वायर कर लिया। तो सबसे पहले किया सतारा को, उसके बाद जयपुर को किया। अब इसको आप नोट करते रहिएगा, जयपुर 1849 में, ठीक है। फिर किया जयपुर को 1849 में, ठीक है। फिर जयपुर को किया 1849 में। उसके बाद किया आपका, फिर आपको किया संबलपुर, ठीक है। फिर आपको किया संबलपुर, आप इसको याद रखिएगा। पहले जयपुर किया, फिर संबलपुर किया, एस फॉर संबलपुर। 1849 में ये भी किया। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर, उदयपुर किया 1852 में, ठीक है। उसके बाद 1853 में किया झांसी, 1853 में किया झांसी को, ठीक है। उसके बाद नागपुर 1854 में। उसके बाद किसको किया? नागपुर को 1854 में, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है कि जो रैयतवाड़ी प्रथा थी, रैयतवाड़ी प्रथा, ये भारत के किस प्रोविंस में लागू की गई थी? तो आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो रैयतवाड़ी प्रथा जो थी वो आपकी कहाँ लागू की गई थी? ये थॉमस मुन, आपको पता है ना, परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी प्रथा, रैयतवाड़ी प्रथा थी। तो जो आपकी रैयतवाड़ी प्रथा थी वो 1802 में, सॉरी, ये रॉबर्ट थॉमस मुनरो ने 1820 में शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये मद्रास, बॉम्बे, इस क्षेत्र में थी, जो ये साउथ वाला क्षेत्र होता है। फिर कुछ हिस्से असम और कुर्ग के कुछ हिस्से भी इसमें शामिल थे। तो इसमें क्या होता था, इसमें जो रैयत, जो किसान होते थे, उनको भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। अब वो भूमि के मालिक कहलाए। और किसान जो है खुद डायरेक्ट जो है भू राजस्व देता था ब्रिटिशर को, ठीक है ना। तो और इसमें क्या किया था कि जो आपका भू राजस्व होता है वो उपज के आधार पे नहीं होगा, बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पे होता था, ठीक है। तो इसके अलावा आपके पास परमानेंट सेटलमेंट भी है, स्थायी बंदोबस्त, और आपके पास महलवारी व्यवस्था भी है, ठीक है ना। तो महलवारी कहाँ थी? आगरा, पंजाब, इन क्षेत्रों में हुआ करती थी। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त कहाँ थी? स्थायी बंदोबस्त आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, इन इलाकों में थी। तो ये आपको याद रखना है। इसको किसी दिन शॉर्ट ट्रिक से लेके भी आएंगे आपके सामने। अभी आपको सिर्फ रिकॉल करना है। ये बहुत एग्जामों में आया हुआ है, सिर्फ इसमें ही नहीं। यहाँ पर तो आपके एसएससी एमटीएस लिखा हुआ है, ये पेपर में आया था, लेकिन और भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है।